Hello everyone. Today read about of socialism in Europe and the Russian Revolution, chapter 2nd, history class 9th. We are going about of this topic the age of social change. That means कि social में जो changes आए हैं वो हम इस lesson के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे टॉपिक हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. सोशलिज्म इन यूरोप. सोशलिज्म मीन्स क्या होता है, पहले आप ये अंडरस्टैंड करिए. सोशलिज्म मीन्स होता है कि जब समाज के अंदर कोई भी रिसोर्सेज होते हैं तो उनका यूज़ एक सबके लिए होता है, टुगेदर होता है और इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो सोशलिज्म होता है. लेकिन जो कैपिटलिज्म होता है जिसमें कैपिटलिटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे बहुत बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, जैसे उद्योगपति होते हैं, जैसे कि आप अंबानी का एग्जांपल ले सकते हो कि वो एक है बहुत बहुत बड़ा उद्योग अगर एस्टेब्लिश करता है तो वो जो प्रॉफिट उसको मिलेगा उसको खुद को मिलेगा, जो भी उसका प्रॉफिट बियर करेगा. तो वो ये ऐसा नहीं है कि किसी को अपना वो शेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा. तो ये एक कैपिटलिस्ट जिसे हम बोल सकते हैं कि वो कैपिटलिज्म की तरफ जाता है. और अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट और जिसमें सबको साथ में लेकर चला जाता है. तो जो सोशलिज्म था यूरोप में और जो रशिया रेवोल्यूशन आया था, फर्स्ट चैप्टर में आपने रिकॉल करो कि आपने पढ़ा हुआ था फ्रांस रेवोल्यूशन. उसके अकॉर्डिंग फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया था उसके बाद पूरे यूरोप में वो स्प्रेड हुआ और फिर किस तरीके से चेंज हुआ वो हम रीड करेंगे और यूरोप के सोशलिज्म को भी हम रीड करेंगे. तो सबसे पहले हम उसके अबाउट अगर हम फर्स्ट टॉपिक को क्लियर करें तो हम पढ़ेंगे द एज ऑफ सोशल चेंज, यानी सोशल के अंदर जो चेंजेज आ रहे थे वो किस तरह की चेंजेस आ रहे थे और उसके अकॉर्डिंग जो सिचुएशन थी वो चेंज कैसे हो रही थी और क्यों हो रही थी. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulate in Europe after the French Revolution. That means जो आपने पुराने यानी जो अभी चैप्टर फर्स्ट में स्टडी करी थी उसके अंदर जो आइडिया था, फ्रीडम का आइडिया था, इक्वालिटी का आइडिया था, वो कहाँ सर्कुलेट हो रहा था, पूरे यूरोप के अंदर अब सर्कुलेट होने स्टार्ट हो गया आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये फर्स्ट लाइन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है. कैसे, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, अब रेवोल्यूशन आने के बाद जो चेंजेस आए थे तो वो क्या सब उसको महसूस करने लगे थे, यूरोप के अंदर फील करने लगे थे. जब तक कोई चीज़ हमारे सामने नहीं होती, हमको नहीं पता होता, तो हम उसकी डिमांड भी नहीं करते. लेकिन जैसे ही हमें किसी चीज़ की नॉलेज होती है तो हम उसकी डिमांड करनी शुरू कर देते हैं. अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आप ये समझो कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, वहाँ पे इक्वालिटी, फ्रीडम और डेमोक्रेटिक, ये आइडिया जो थे, ये तीन आइडिया अब सर्कुलेट होने लगे और वहाँ पे जो डेमोक्रेसी आ गई थी उसके अकॉर्डिंग यूरोप के अंदर भी ये लोग इसको नॉलेज में लेने लगे और उनके अंदर भी ये डिज़ायर होने लगी कि हमारे कंट्री के अंदर भी हमारे पास भी क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, डेमोक्रेट होना चाहिए. तो ये आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की सिचुएशन है और किस तरीके से यूरोप में चेंजेस आ रहे हैं. द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब सेकेंड लाइन समझ लीजिए, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ डेमोक्रेटिक change in the way in which society was structured. That means फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सीधे सीधे क्रिएट करा पॉसिबिलिटी को, यानी चेंजेस को. अगर भाई कोई भी कोई अगर कुछ चेंजेस होता है तो उसकी वजह से कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती हैं कि समाज के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं. तो इसी तरीके से जब फ्रांस की क्रांति हुई थी यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो उसकी वजह से अब जो पॉसिबिलिटी लग रही थी कि भाई हाँ अब तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं. तो सेकंड हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉसिबिलिटी. फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे, फ्रीडम, इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक आइडिया. दैट मीन्स आइडिया सर्कुलेट हो रहे थे. सेकंड हम थॉट क्या पढ़ रहे हैं कि अब पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही थी कि चेंजेस आ सकते हैं. एज यू हैव रीड बिफोर द 18th century society was broadly divided into estates and order and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन का पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में, उसमें एस्टेट्स में डिवाइड है
वहाँ की जो सोसाइटी है उसमें 3 स्टेट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की पावर भी डिस्ट्रीब्यूट है। वहाँ के जो आरिस्टोक्रेसी हैं और जो चर्च हैं वो कंट्रोल करते हैं सभी इकोनॉमिक और सोशल पावर को। सब कुछ जितना भी वहाँ पे टोटल पावर है वो किसके हाथ में है? आरिस्टोक्रेसी के हाथ में और चर्च के हाथ में। क्योंकि एस्टेट्स यानी वहाँ पे जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो 3 भागों में बटा हुआ है। जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड एस्टेट्स और थर्ड एस्टेट्स। और थर्ड एस्टेट्स क्या करता है? वो वर्क करता है इन दोनों के लिए और टैक्स पे करता है इन दोनों को। तो ये हमने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, चैप्टर फर्स्ट में। हम लोग इसलिए इसको रिकॉल कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि बेसिक क्या है, कि हम कहाँ से चेंज आना शुरू हुआ, जब तक हमें बेस नहीं पता होगा तो हम उसको ईजिली नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इंट्रोडक्शंस के अंदर आपको ये समझना होगा इस चैप्टर में कि जो चेंजेस आया था यूरोप के अंदर, जो रेवोल्यूशन आया था, उसका मेन जो लीड है, जो रूट है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट होती है। ये आपको बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वन वर्ड के मोस्टली। इसीलिए आपको ये चैप्टर बहुत डीपली ईजिली समझना है। Suddenly after the next point, suddenly after the revolution it seemed possible to change this। अब suddenly कुछ जैसे ही revolution आया उसके बाद अब वहाँ पे change होने लगा फ्रांस में। It many parts of the world including Europe and Asia new ideas about individual rights and who controls social power began to be discussed। That means कि जो भी अब changes आए थे revolution के बाद, कि डेमोक्रेट होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए अब हमारी कंट्री में, राजतंत्र नहीं होना चाहिए, राजा नहीं होने चाहिए, तो ये अब यूरोप में, एशिया में ये अब क्या होने लगा था? स्प्रेड होने लगा था। उसके बाद उन्होंने क्या डिमांड करी कि हमें इंडिविजुअल राइट्स चाहिए, यानी हर एक पर्सन के पर्टिकुलर राइट्स होने चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए। न्यू आइडिया जो उनके थे, अब क्या थे यूरोप और एशिया में, सब लोगों के मन में आने लग गया था कि हमें अब अलग से हमारे राइट्स होने चाहिए जो हमें कोई कंट्रोल ना कर सके। क्योंकि पहले राजा क्या होते थे? वो कंट्रोल करके रखते थे। लेकिन अब डेमोक्रेट की वजह से, लोकतंत्र की वजह से आने की वजह से, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से अब यहाँ भी यूरोप में और एशिया में लोग क्या चाहते थे? कि हमारे इंडिविजुअल राइट्स हों और हम सोशल पावर जो है कोई कंट्रोल ना करे, विगन टू बी डिस्कस। अब ये सब बातें ना आपस में लोग डिस्कस करने लगे थे, उनके मन में ये डिज़ायर होने लगी थी कि वो उनको ये सब चीज़ों को चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इन आइडिया इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर भी जब डिस्कस होता है तो ये जो चीज़ें होती हैं कंट्री टू कंट्री स्प्रेड होती हैं, जो चेंजेस होते हैं तो वो बहुत जल्दी से रूमेट करते हैं कि इधर से उधर जाके और स्प्रेड होते हैं। राजा राममोहन रॉय थे और डेरोजियो थे जो कि टॉक करते हैं कितनी इंपॉर्टेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, उसको डिस्कस करते हैं। मैनी अदर्स डिबेट द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। और जो रेवोल्यूशनरी के बारे में जो हो चुका है रेवोल्यूशन, उसके बारे में अब डिबेट कर रहे हैं पूरे यूरोप के अंदर, यानी स्प्रेड हो रहा है। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप दिस आइडिया ऑफ सोसाइटल चेंज। यहीं से स्टूडेंट ये लास्ट, इस लाइन पैराग्राफ की लास्ट लाइन में आपको ये समझ आना चाहिए कि ये साफ साफ यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि डेवलपमेंट जो भी कॉलोनीज में हो रहा था वो टर्न कर रहा था, रिशेप ले रहा था आइडियाज़ ऑफ सोसाइटी चेंज, कि अब लोगों के अंदर इस तरीके के आइडिया आने लगे थे कि अब वो चेंजेस चाहते थे। और क्यों चाहते थे? रिकॉल में फिर से एक बार सुन लीजिए। क्योंकि फर्स्ट थिंकिंग क्या थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब वहाँ पे इक्वलिटी आई, डेमोक्रेट आया, फ्रीडम आया, तो ये जब तीनों चीज़ वहाँ पे क्रांति के बाद स्टैब्लिश हो गई, लोगों को मिल गई, तो अब दूसरे लोग भी यूरोप के अंदर चाहते थे, एशिया में चाहते थे कि हमें भी डेमोक्रेट, हमारी भी कंट्री होनी चाहिए, इक्वलिटी हमें मिलनी चाहिए, फ्रीडम हमें मिलनी चाहिए। तो उसी के बेस पे फिर लोगों ने क्या करा? चेंजेस की डिज़ायर करी और डिमांड करी कि भाई हमें तो चेंजेस चाहिए, और उसकी इच्छा जगानी शुरू करी। तो ये आपको पॉइंट्स इस पैराग्राफ में इंट्रोडक्शंस के लिए
जरूरी हैं जो आपको समझना है. नाउ एवरीवन इन यूरोप हाउ एवर वॉन्टेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. अब देखो किस तरीके से टोटल कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में चाहते थे. यूरोप में सब चाहते थे कि कंप्लीटली चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को नहीं देखते तो हम उसकी डिमांड नहीं करते हैं. लेकिन अब तो हमें लग गया था ना कि भाई हाँ, इसके क्या बेनिफिट हैं चेंजेस के. अब रेवोल्यूशन के बाद जो भी उन फ्रांस में चेंजेस आए थे सबको अच्छे लग रहे थे, तो इसीलिए वो भी चाहते थे यूरोप के अंदर भी. रिस्पॉन्सेज वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज नेसेसरी. अब देखो रिस्पॉन्सेज वेरिड यानी सबके ना थॉट बहुत अलग अलग थे. सभी चाहते थे कि चेंजेस तो हों लेकिन उनके थॉट भी तो अलग अलग होंगे. वेरिड यानी जो अलग अलग कई तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे थे इस आइडियाज़ को लेकर. हु एक्सेप्ट द सम चेंज वॉज नेसेसरी, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट विश फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट. अब जब ये चेंज चाहते थे तो कुछ तो चाहते थे ग्रेजुअल शिफ्ट यानी धीरे धीरे चेंज होना चाहिए, और कुछ क्या चाहते थे टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली यानी बहुत तेज़ी से चेंज होना चाहिए. तो कुछ लोग क्या चाहते थे ग्रेजुअली चाहते थे कि स्लोली स्लोली चेंज होना चाहिए, और कुछ लोग चाहते थे सोसाइटी में कि बहुत तेज़ी से चेंज होना चाहिए. तो ये अब थॉट्स थे सबके अलग अलग थे सोसाइटी में जो रिस्पॉन्स कर रहे थे और वो चेंजेस चाहते थे. सम वर कंजर्वेटिव्स, कुछ लोग तो कंजर्वेटिव्स थे, अदर वर लिबरल्स और रेडिकल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो आपको लर्न करने हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि कंजर्वेटिव्स के थॉट्स क्या हैं, लिबरल्स रेडिकल्स इनमें डिफरेंसेस क्या है और ये किसके बेस पे है. तो कंजर्वेटिव जो थे और रेडिकल्स मीन समझ लीजिए जो बहुत तेज़ी से चेंजेस चाहते थे, कंजर्वेटिव जो स्लोली यानी ग्रेजुअली चेंज चाहते थे, लिबरल जो थे चेंजेस तो चाहते थे लेकिन ये डेमोक्रेट नहीं थे. इनकी भी विचारधारा पुरानी ही थी लेकिन चेंज ये भी चाहते थे. तो ये दोनों साइड का थोड़ा थोड़ा था. तो लिबरल थे, बहुत फ्री थॉट वाले लोग थे लिबरल. तो इन तीनों के मीनिंग से रिलेटेड अभी हम डीपली डेफिनेशन इनकी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, बट अभी आपको इनको अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या है. व्हाट डिड दिस टर्म रियली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम. और अब हम इसको समझेंगे कि रियली क्या मतलब है एंड व्हाट सेपरेट दिस स्ट्रैंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड लिंक टुगेदर. ये अगर हम ये सेपरेट इनको रखें तो उनका क्या मतलब है, एक साथ रखें तो इन सबको इनका क्या मतलब है. वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग्स इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और एट ऑल टाइम. इन सबका एक मीनिंग नहीं हो सकता, इसीलिए इनको हमें मीनिंग समझना पड़ेगा. वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19th century and see how the influence changed. Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformations of society. That means जो भी पॉलिटिकल्स थे वो ट्रेडिशनल्स के बेस पे जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस थे 19th सेंचुरी में हुए, जो इन्फ्लुएंस आ रहा था वो कैसे आ रहा था, उसका जो फोकस था हमारी हिस्ट्री इवेंट से रिलेटेड था. यानी अब जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था सोसाइटी के अंदर, लेकिन इवेंट कुछ ऐसे थे जो पुरानी हिस्ट्री के बेस पे भी थे. थ्रू द रेवोल्यूशंस इन रशिया में जो चेंजेस आएंगे या सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी. यानी रशिया रेवोल्यूशन और सोशलिज्म अब एक मोस्ट सिग्निफिकेंट पावरफुल आइडिया बन चुका था जो शेप देगा सोसाइटी को 20th सेंचुरी में. अब ये कैसे होगा वो हम डीपली वन बाय वन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट टुडे वी रीड अबाउट ऑफ द इंट्रोडक्शंस ऑफ दिस चैप्टर एंड एज ऑफ चेंज. एज ऑफ चेंज के अंदर हमने ये डिस्क्राइब करा है कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे थे. तो स्टूडेंट आपको ये चैप्टर बहुत ध्यान से समझना है, इजी है. बस आपको क्या करना है इसके पॉइंट्स को ध्यान रखना. जैसे कि अभी आपको रेडिकल ध्यान रखना है, कंजर्वेटिव ध्यान रखना है, लिबरल, एंड इसके ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि एज ऑफ चेंज क्या थी. एज ऑफ चेंज यानी फ्रांस रेवोल्यूशन आया था, उसकी वजह से वहाँ पे जो चेंजेस हो रहे थे उसकी वजह से यूरोप में भी सब चेंजेस चाहते थे. क्या चेंजेस चाहते थे? फ्रीडम, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक, ये 3 चेंज चाहते थे. बस आपको कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी उसमें लिखे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको समझ लीजिए. और नेक्स्ट में हम वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और इसके भी की वर्ड्स. थैंक यू.